राष्ट्रीय जनता दल के महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रवक्ता रितु जायसवाल आज राजद का दामन छोड़कर भाजपा की हो गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं प्रसाद कृष्ण वल्लभ नारायण। आज रितु जायसवाल ने, चूंकि यह घोषणा पहले से हो चुकी थी और इसके उस घोषणा के बाद आज विधिवत वह भाजपा की हो गई। आपको याद होगा कि सबसे पहले अमर उजाला ने इस बात को सबसे पहले सामने लाया कि रितु जायसवाल भाजपा में शामिल होने वाली हैं। मेरी उनसे टेलीफोनिक बात हुई थी और उन्होंने बातचीत के दौरान उन्होंने कहा था कि मैं भाजपा में जा रही हूं, आप इसे आधा सच माने, आधा झूठ मान, आधा सही माने, आधा गलत माने। मैंने पूछा कि इसका मतलब क्या, आधा 50-50 का मतलब क्या हुआ? तो उन्होंने समझाते हुए कहा था कि देखिए, मेरी बात भाजपा के एक बड़े नेता से हुई है। उन्होंने नेता का नाम भी स्पष्ट किया था। भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय सरावगी, उनसे इनकी मुलाकात हुई थी और मुलाकात मार्च महीने में हुई थी। मौका था कि रितु जायसवाल के भाई हैं जो फिल्म के डायरेक्टर हैं और उनके फिल्म का प्रमोशन होने वाला था और उसी प्रमोशन के दौरान संजय सरावगी से इनकी मुलाकात हुई और इस मुलाकात के दौरान यह बात हुई थी कि चूंकि राजद ने आपको 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया, इसलिए अब आप क्या करेंगे। तो इसी बातचीत के दौरान आपसी जो बातचीत हो रही थी, तो इसमें सहमति बनी कि आप भाजपा में शामिल हो जाइए। इनके भाई थे उस वहाँ पे, रितु जायसवाल थी, ये संजय सरावगी थे, इन सब की बातचीत जो आपसी हो रही थी, तो इसमें बात यह हुआ कि ठीक है, आप भाजपा में आ जाइए। जो मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि चूंकि अभी सिर्फ संजय सरावगी से मेरी बात हुई है और दूसरे या और अंतिम चरण की बातचीत होनी बाकी है, लेकिन इसके बाद फिर हमने, अमर उजाला ने स्पष्ट रूप से कहा कि अब इस बात की घोषणा हो चुकी है, फिर पोस्टर वगैरह भी लगे और इस तरह से हमने स्पष्ट कर दिया कि हमने जो पहले जो घोषणा मैंने किया था कि हमने, अमर उजाला ने जो पहले बताया था, जानकारी दी थी कि रितु जायसवाल भाजपा में शामिल होने वाली हैं, अंततः आज भाजपा की हो गई। लेकिन आज भाजपा में शामिल होने के साथ ही सबसे पहला चोट उन्होंने तेजस्वी यादव पर किया। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को मैं सलाह दूंगी कि थोड़ा से, अभी जो राजनीति में बहुत कुछ, राजनीति का जो ककहरा होता है वह बहुत कुछ पढ़ना उन्हें बाकी है और पढ़ने के लिए उन्हें और कहीं नहीं बल्कि राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से सीखनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं का मान सम्मान एक का बहुत महत्व होता है, जो कि तेजस्वी यादव करना नहीं जानते हैं। इसलिए उन्हें सबसे पहले ये जानना जरूरी होगा कि आखिर कार्यकर्ताओं का मान सम्मान वो करें, यह उनके लिए जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो पार्टी जिस तरह से टूट रही है, टूटती चली जाएगी और अंत में कुछ नहीं रह पाएगा, यानी कि राष्ट्रीय जनता दल का बिल्कुल समाप्ति हो जाएगा। उन्होंने ऐसा कहा। आज वो अपने ढेर सारे कार्यकर्ता, उसके साथ राजद के कई पद के भी लोग थे, राजद के कार्यकर्ता थे, मतलब कहा जाए तो सैकड़ों की संख्या में महिलाएं पुरुष सब शामिल थे और वो आके उन्होंने भाजपा का दामन थामा। तो कुल मिलाकर कहें तो आज का जो दिन है राष्ट्रीय जनता दल के लिए थोड़ा सा नुकसान का जरूर है। हालांकि इसको राजद कैसे लेती है यह देखना होगा, लेकिन जिस तरह से रितु जायसवाल ने आज स्पष्ट रूप से सीधे तौर पे, उसे हमला नहीं कहेंगे, सलाह जिस तरह से उन्होंने दिया है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को राजनीति का ककहरा सीखना अभी बाकी है, ऐसे में उन्हें जरूरत है कि वह लालू प्रसाद यादव अपने पिता से वो सीखें और कार्यकर्ताओं का सम्मान करें, क्योंकि यही वजह थी कि आज राजद का दामन छोड़कर मैं भाजपा में आई हूँ। उन्होंने यह भी कहा कि देखिए, जब मुझे पार्टी से निष्कासित किया गया, क्योंकि एक समय था कि जब मैं एक ही विचारधारा को देखती थी, सुनती थी, समझती थी और उसके अनुसार जीती थी, लेकिन जब हमने पार्टी से अलग होकर जब मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, इसके बाद मुझे पता चला कि एक दूसरी राजनीति भी है, एक दूसरी धारा भी है, जिसको समझना जरूरी है। और फिर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेते हुए कहा कि इनकी दूरदर्शिता को हमने समझा और इस वजह से, उनकी इस दूरदर्शिता की वजह से और जिस तरह से पूरे भारत में भाजपा लगातार विकास का काम कर रही है, बिहार में काम कर रही है, इस वजह से हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ, यानी कि भाजपा का साथ उन्होंने स्वीकार करना बेहतर समझा। जिस तरह से अब करारा जवाब मिला है राष्ट्रीय जनता दल को, जिस तरह से उन्होंने तेजस्वी यादव को जिस तरह से उन्होंने सलाह दी है, निश्चित रूप से यह सलाह राष्ट्रीय जनता दल को थोड़ी सी तीखी तो जरूर लगेगी।
आभार व्यक्त करना चाहती हूँ हमारे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, दिलीप जायसवाल जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने मुझे आज ये मौका दिया कि आज मैं भाजपा के परिवार का अंग बन चुकी हूँ। और यह हकीकत है कि जब मैं एक विंग से जुड़ी हुई थी, एक धारा से जुड़ी हुई थी, तो उसी चश्मे से मैं देख रही थी। जब मैं निर्दलीय होकर के चुनाव लड़ने का मौका मिला तो मुझे लोगों की जो पीड़ा समझ में आई, जो दिक्कतें समझ में आई, वो ये थे कि जो अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोग हैं उन तक चीज़ों का लाभ कैसे पहुँचे, उसके लिए सबसे ज़्यादा परेशानी, बेचैनी किसको है। तो हमने जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं और जो केंद्र की योजनाएं हैं, वो मैंने देखा कि वो उनके अंदर वो जो है कि कैसे अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ मिले, जहाँ बीच में किसी भ्रष्टाचार का कोई मौका ना हो। तो इसके माध्यम से हमने देखा कि डायरेक्ट खाते में पैसा जाना, चाहे वो किसान सम्मान हो, आवास की राशि हो, एक आयुष्मान के तहत आप देखोगे कि कितना बड़ा एक वो दिया है लोगों ने कि पहले कोई गरीब सोचता था कि वो मर जाएगा लेकिन इलाज नहीं होगा क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है हार्ट ट्रांसप्लांट के, या ब्रेन हैमरेज हो जाए या कई चीज़ें, लेकिन आज आयुष्मान की जो ताकत उसके हाथ में है ना, इससे देश के प्रधानमंत्री जी के सोच को समझा जा सकता है कि हर एक व्यक्ति जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति है, उसको स्वास्थ्य से लेकर, मकान से लेकर के, वृद्धा पेंशन में वृद्धि से लेकर के हर एक चिंता प्रधानमंत्री जी को है। और मैं भी वो चाहती हूँ कि कैसे उसकी समस्याएं दूर हो। तो जब सोच एक है तो एक होने में दिक्कत क्या है? तभी तो मैंने कहा ना, और अभी आप बीजेपी ज्वाइन किए। राखी तो रोहिणी आचार्य जी भी बांधती थी, अब उसके बाद क्या हुआ छोड़ दीजिए। मैं तो फिर भी मुंह बोली बहन हूँ, वो तो अपनी बहन थी। मैंने कहा ना, जब मैं एक धारा से जुड़ी हुई थी तो मैं उसी चश्मे से देख रही थी। जब मुझे समाज में रह करके दोनों धारा, मुझे इस बार जब मैं निर्दलीय चुनाव लड़ी, दोनों धाराओं ने मुझे बराबर वोट दिया। अगर मुझे टीका ने लगभग 35,000 वोट दिए तो टोपी ने भी लगभग 35,000 वोट दिए। क्या दलित, क्या पिछड़ा, क्या अति पिछड़ा, क्या सवर्ण, सभी ने एक बराबर मुझे वोट दिया। मुझे दोनों धाराओं को समझने का मौका मिला और मुझे समझ में आया कि सभी धाराओं की परेशानी तो एक ही है, सभी एक ही चीज़ से जूझ रहे हैं और उसको दूर करने की चिंता सबसे ज़्यादा किसको है? तो निश्चित तौर पे कोई भी कहेगा कि माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को है। जो योजनाएं उन्होंने आज दे रखी है, आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि उससे हमारे जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति भी है वो लाभान्वित हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो क्यों ना जाऊं उनके साथ। आगे चुनाव लड़ने का ज्यादा मेरा कोई इरादा नहीं है, मेरा इरादा जनता की सेवा करना है। चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है वो तो सिर्फ नेतृत्व तय करेगा। अभी मुझे ये पता है कि मुझे जनता की सेवा करनी है और अगर आप सरकार में है तो कुछ सहूलियत तो मिल ही जाती है। नहीं, कोई नाराजगी नहीं है, वो अपनी जगह सही थे, परिहार की जनता अपनी जगह सही थी। उन्हें अपना लगा होगा कि हमें कार्यकर्ताओं को अनसुना करना है और परिहार की जनता की तो सब, मैं तो परिहार की जनता की आवाज़ सुन रही थी, वो परिहार की जनता की आवाज़ नहीं सुन पाए थे। ये भी नाराजगी का प्रश्न नहीं है। मैं एक सलाह ज़रूर देना चाहती हूँ कि जो दूर दराज से एक कार्यकर्ता आपके दरवाजे पे आपसे मिलने आता है, कम से कम एक बार उनसे मिल लेंगे तो आपका वोट बैंक भी मजबूत होगा, इस तरह से पार्टी में टूट भी नहीं होगी। तो कार्यकर्ताओं को उचित, जो आपसे इतनी दूर दूर से गरीब गुरबा झोला टांग के जैसे भी पहुंचता है, ये चीज़ें लालू जी में थी। मुझे लगता है उनको अपने पिताजी से थोड़ा और सीखने की ज़रूरत है और कोई इंसान चाहे तो सीख सकता है, लेकिन वो चाहत दिख भी नहीं रही है। लंबा संघर्ष आपका राजद में रहा है। हाँ, संघर्ष तो है, बहुत कुछ सीखा भी है, बहुत कुछ थोड़ा सा दूर कर लीजिए। और बाद में निर्दलीय चुनाव जब मैं लड़ी, जो जनता की आवाज़ थी वो मेरी बगावत नहीं थी, वो परिहार की जनता की बगावत थी। निर्दलीय चुनाव लड़ने का जो निर्णय था वो परिहार की जनता की बगावत थी और अगर वो परिहार की जनता की बगावत ना होती तो लगभग 66,000 वोट वो निर्दलीय प्रत्याशी को और पार्टी चली गई तीसरे नंबर पे। तो ये ख्याल तो रखना चाहिए था कि जनता किसे चाह रही है। बात सिर्फ टिकट की नहीं होती है, बात उन भावनाओं की होती है कि किसकी चाहत किसके दिल में है। अगर मैं गलत हूँ तो मेरे जो वोट हैं, जो लोगों ने मुझे दिए बिना किसी सिंबल के, एक निर्दलीय प्रत्याशी को, वो एक वोट नहीं था, वो चाहत थी। और कभी भी किसी की चाहत को नहीं कुचलना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट द मैटर ऑफ माय टिकट, इट्स अबाउट द मैटर ऑफ ऑल ओवर द, जो परिहार की जनता थी उन सब का ये मसला था। उन्हें ये लगता था कि जो सुख दुख में मेरे साथ रहा और एकदम से, तो ये एक अलग चीज़ है। रही बात भाजपा में ज्वाइन करने की,
तो जब मैं निर्दलीय रही तो मैंने ये पाया कि तब मैं सबको देख रही थी, यानी कि जो पक्ष वाले थे और जो विपक्ष वाले थे, क्योंकि मुझे जो वोट पड़े वो तकरीबन 35,000, अगर मैं ये कह सकती हूँ कि पहली बार ऐसा हुआ कि अगर 35,000 वोट टोपी के रहे होंगे तो 35,000 के करीब वोट टीका के रहे होंगे, यानी टोपी और टीका एक होकर के, यानी कि हिंदू मुस्लिम सारे धर्म समाज जाति पाति का सारा भेद मिट चुका था परिहार के चुनाव में, और वहाँ पे जनता एक होकर के उस चुनाव को लड़ रही थी। तो ये तमाम सारी जो चीज़ें हैं ना, तो ये मसला नहीं था कि भाई टिकट नहीं मिला तो आप बागी होकर के लड़ गए, ये नहीं हुआ तो ऐसा हुआ। हर जगह मैं कहती हूँ कि जनता सर्वोपरि है, आप अगर बनते हो, सरकारें बनती हैं तो जनता की वजह से। तो मैंने टोपी और टीका, अति पिछड़ा दलित, यानी सभी समाज, सभी धर्म, सभी जाति, महिला पुरुष युवा, सबकी समस्याओं को देखा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं था। जो सत्ता पक्ष के लोग जो होने मानने वाले हो, दो धाराएं हैं, इस धारा को मानने वाले लोग हो या उस धारा के मानने वाले हो, समस्याएं सबकी एक जैसी थी। और हमने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री जी जो देश की सुरक्षा की बात हो लेकर के, या अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की बात हो, अंत्योदय की बात हो, हमने देखा कि वो एक व्यक्ति जो देश के प्रधानमंत्री के रूप में मौजूद है आज हिंदुस्तान में, एक पर एक समस्याएं पूरे विश्व में आई। जो वैश्विक प्रकोप था, महामारी थी कोरोना के रूप में, बड़े से बड़े देश हिल गए, बड़े से बड़े अर्थव्यवस्था वाली कंट्री जो है चरमरा के गिर गई, लेकिन हिंदुस्तान खड़ा रहा। रितु इस चीज को नकार नहीं सकता। बोलोगे आप जब उसमें थे तो क्या अब नहीं दिखता था? हाँ, उसमें थे तो नहीं दिखता था, निर्दलीय आई तो ही दिखा। रितु जी, एक सवाल है कि कहीं ना कहीं कसक तो रही होगी ना कि हमने गलत जगह समय हमने व्यर्थ गवाए, ऐसा मुझे देखिए, कोई भी समय और वक्त ना गलत नहीं होता, या कोई निर्णय गलत नहीं होता है, ठीक है। हमें लगता है जिस वक्त जैसा जो होता है उस हिसाब से आप बढ़ते हो, वो हो सकता है उस वक्त के हिसाब से वो सही निर्णय हो और आपके हिसाब से ये सही निर्णय हो। तो कुछ ऐसा मैं पीछे मुड़ के नहीं देखती हूँ, मैं पलट के देख करके और दोषारोपण और उसमें मैं बिलीव नहीं करती हूँ। मैं प्रधानमंत्री जी की तरह, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की तरह, मेरा संकल्प सिर्फ इतना है कि मैं लोगों के लिए जिस तरह से उनकी योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचती, मैं एक जरिया हूँ। रितु जी, आपने कहा था कि मैं लालू जी की विचारधारा से प्रेरित हूँ और अब आज भाजपा में शामिल हो रही हैं। दोनों अलग अलग विचारधारा हैं, क्या कहेंगी? लालू जी क्या नहीं चाहते थे कि अंतिम व्यक्ति तक योजनाएं पहुंचे? चाहते रहे होंगे, मोदी जी भी वही चाहते हैं, ठीक है। सारी देखने की बात है। मैं ये कहती हूँ जिस तरह से चीज़ों को किया जाता है, क्या मुझे एक बात बताओ, मुझे एक मुस्लिम यहाँ पे खड़ा कर दो जो ये कहे कि मेरा नाम राशन कार्ड से इसलिए काट दिया गया कि मैं मुस्लिम हूँ, मेरा नाम आवास योजना में से इसलिए काट दिया गया कि मैं मुस्लिम हूँ, मेरे घर में शौचालय इसलिए नहीं बना कि मैं मुस्लिम हूँ, मुझे 1100 रुपये जो बढ़ा के किए गए वो राशि मुझे नहीं दी गई, बाकियों को दी गई क्योंकि मैं मुस्लिम, ऐसा तो नहीं है। तो ये चीज़ें ना, सब लोग समाज के हित की ही सोचते हैं। मैं ये देख रही हूँ कि जितनी मजबूत परिस्थिति में प्रधानमंत्री जी ने बचा के रखा, बहुत सारी बातें करते हैं आप लोग, पेट्रोल की बात करोगे, डीजल की बात करोगे, ये एक जो वैश्विक स्तर पे जो स्थिति उत्पन्न हुई है आर्थिक संकट की, अंतर्राष्ट्रीय बाजार तय करता है मूल्य को, उसकी कीमतें वहाँ तय होती हैं और इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जो वैश्विक आर्थिक संकट है उसमें हमें देखना होगा कि आज हिंदुस्तान क्या कारण रहा, तेजस्वी जी के बारे में क्या कहेंगे? तेजस्वी जी के बारे में क्या कहेंगे? तेजस्वी जी का नेतृत्व कमजोर हो रहा है, राजद का नेतृत्व कमजोर हो रहा है, उन्हें ध्यान देने की जरूरत है। वो चाहे आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।